नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी इलाहाबाद, आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया कि सर आप रिसर्च एप्टीट्यूड पर भी कोई वीडियो अपलोड करें। सो इस प्रोसेस में मैंने ये वीडियो अपलोड करने का विचार किया, जिसके तहत आज मैं आपको रिसर्च के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, रिसर्च की मीनिंग और रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स पे चर्चा करूंगा। स्टूडेंट, रिसर्च एप्टीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्व रखता ही, लेकिन इसके साथ ही साथ अन्य विषयों के में भी रिसर्च का बड़ा योग है। अगर हम सोशलॉजी देखें तो उसमें भी रिसर्च पर सेक्शंस हैं, एजुकेशन में भी रिसर्च पे सेक्शंस है, होम साइंस पे भी है। सो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो विभिन्न विषयों से संबंधित हैं, ये काम आने वाला है। और इसके साथ ही साथ फर्स्ट पेपर के लिए ये बिल्कुल पॉइंट वर्ड मैंने बनाया है। इस यूनिट में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रखे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जनरली आपके फर्स्ट पेपर में इससे जरूर आते हैं। कई बार एग्जामिनेशंस में देखा कि संख्या बढ़ भी जाती है। अतः रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट में बातें करने से पहले मैं कुछ और भी बातें करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, रिसर्च का हमारे जीवन में कितना योग है, कितना महत्व है, रिसर्च का क्या क्या योगदान है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रिसर्च इस मामले में, क्योंकि अभी आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के लिए जेआरएफ को ग्रांट कराने के दृष्टिकोण से रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी जब रिसर्च के अन्य सेक्शंस, अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेट के फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई कर लेना या जेआरएफ क्लियर कर लेने के बाद रिसर्च का अगला उद्देश्य, रिसर्च का अगला महत्व है जब आप जेआरएफ होने के बाद विश्वविद्यालय परिसर में एडमिशन के लिए जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने इस चीज को खुद फील किया है। मैंने अपने भी रिसर्च एडमिशन में इस चीज को देखा, क्योंकि मैंने कई जगह के रिसर्च एडमिशंस के लिए अप्लाई किया। सबसे पहले मैंने आईआईटी कानपुर के रिसर्च एडमिशन के लिए जब मैं गया था तो मैंने इस चीज को फील किया। इसके अलावा जेएनयू और फिर एट लास्ट मैंने बीएचयू में, तो बीएचयू में मेरा सिलेक्शन हुआ। पीएचडी में मैंने रिसर्च में पीएचडी बीएचयू से किया, पीएचडी मैंने बीएचयू से किया। और इन विभिन्न इंटरव्यूज में मैंने कुछ अनुभव देखा कि जेआरएफ हो जाने के बाद जो आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो रिसर्च के ऊपर ही पूछा जाता है। रिसर्च पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि आप पीएचडी करने गए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको पीएचडी करने के दौरान जो समस्याएं आएंगी उनके विषय में क्या आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इनको जानना जरूरी है। स्टूडेंट्स, रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है अभिक्षमता, यानी आपने रुचि से अधिक थोड़ी बहुत ज्ञान या किसी तथ्य के विषय में कितना गहराई से नॉलेज को प्राप्त किया है। तो शोध के प्रति, शिक्षण के प्रति आपका कितना नॉलेज है, यही रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का इस यूनिट का जो नाम ही रखा गया, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का ध्येय है, जिसमें एक व्यक्ति जो शिक्षण करने जा रहा है उसका शिक्षण के प्रति कितना गहराई से समझ है और उसके साथ ही साथ शोध के प्रति उसका कितना समझ है, इन बातों की जानकारी को देखा जाता है। सो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जब आप जेआरएफ के इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पर रिसर्च पर बड़े बेसिक बातें पूछी जाती हैं। और कई बार इस मुकाम पर रिसर्च जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद भी इंटरव्यू क्लियर ना हो पाने का भी यही कारण होता है कि हमें जो बेसिक बातें हैं नहीं ठीक से पता होता, गहराई से ना पता होना ही और नॉलेज की कमी होना ही हमारे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक बनता है। सो स्टूडेंट्स, रिसर्च की जो इस यूनिट के सीक्वेंस या मैं यूट्यूब वीडियोस के जो सीक्वेंस बना रहा हूं, इनको बड़े गहराई से देखिएगा और प्रयास करिएगा कि जो बेसिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से रिमेंबर करते चलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए जेआरएफ क्लियर करने के बाद भी इंटरव्यू में महत्वपूर्ण एस्पेक्ट रोल अदा करता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो रिसर्च है उसका अगला उद्देश्य या अगला महत्व होता है जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं। जनरली पीएचडी करने के दौरान मैंने खुद इस चीज को एहसास किया कि बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आपको बेसिक्स का ठीक से क्लियरेंस नहीं होता है। एडमिशन हो जाने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको बेसिक्स कोई बताता नहीं है। कई बार ऐसा मैंने खुद फील किया कि आप प्रोफेसर से बात करते हैं, अपने सुपरवाइजर से मिलते हैं, अपने सीनियर से मिलते हैं, वो भी आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते। परिणाम स्वरूप
हमारी जो रिसर्च में काफी टाइम है वो वेस्ट होने लगता है, रिसर्च में समय भी वेस्ट होता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम सही दिशा में कार्य न करने की वजह से काफी मुश्किलों को झेलते हैं। अतः रिसर्च की अगर हमें बेसिक्स की अच्छे से नॉलेज हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें नहीं होती हैं। स्टूडेंट्स पीएचडी कर लेने के बाद फिर एक बार रिसर्च का आपके जीवन में महत्व आता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में भी आपसे रिसर्च पर महत्वपूर्ण बातें करी जाती हैं। वहां पर भी आपके लिए ये आपने जो थीसिस किया हुआ है, पीएचडी कर रखी है, उस पर बेसिक्स बातें पूछी जाती हैं कि आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या रखी थी, आपने जो फाइंडिंग्स थी वो क्या ली, आपने हाइपोथेसिस क्या बनाया था, नल हाइपोथेसिस आपकी कौन सी थी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस किसको आपने रखा था, ऐसे बहुत सी वर्किंग हाइपोथेसिस आपकी क्या थी। इन सब बातों पर गहराई से मनन करना जरूरी होता है। सो स्टूडेंट, ये एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिला है जब पीएचडी कर लेने के बाद जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बच्चा इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहां बड़ी प्रॉब्लम होती है। यानी हायर के इंटरव्यूज में या जो इंटरव्यू बोर्ड्स के थ्रू होता है विश्वविद्यालय में, वहां पर भी रिसर्च का बहुत बड़ा महत्व है। इसके अलावा फाइनली जब आप खुद एक प्रोफेसर होते हैं और अपने द्वारा किसी अन्य स्टूडेंट्स को पीएचडी कराते हैं, सो वहां पर भी आपको रिसर्च का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्टूडेंट्स, ये यूनिट अन्य यूनिट से इस प्रकार से डिफरेंट है क्योंकि ये यूनिट आपको अब से लेकर के काफी समय तक आपके ज्ञान का एक मार्गदर्शन प्रदान करेगा। सो इस यूनिट को बड़ी गहराई से समझिएगा, देखिएगा, विचार करिएगा। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं बेसिक्स बातों के साथ, और बेसिक्स में आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है मीनिंग्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, जिसमें सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च की मीनिंग क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, अगर हम शाब्दिक व्याख्या पे जाएं तो रिसर्च जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, री धन सर्च, यानी री प्लस सर्च। अब री का तात्पर्य क्या है? री का तात्पर्य है बार बार, और सर्च का तात्पर्य है खोजना। अब साधारण शाब्दिक वर्ड के अनुसार, शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो रिसर्च क्या हो गया? किसी भी तथ्य को बार बार खोजना। अब बार बार खोजना, अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो रिसर्च खोजने पर आधारित है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, कई बार हमारे सामने प्रॉब्लम होती है कि हम रिसर्च की एक मीनिंग नहीं क्लियर कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि हमसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज रिसर्च, तो हम रिसर्च के कई अन्य मीनिंग बताते हैं। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपसे डिस्कस करने के बाद इसका सारगर्भित रूप से बताऊंगा कि रिसर्च किसी एक मीनिंग के साथ नहीं क्लियर हो सकता, उसके तीन आयाम होते हैं, तीन मीनिंग्स के साथ बनता है। लेकिन उससे पहले रिसर्च के संबंध में अन्य बातों को करूंगा। ये शब्द शोध की प्रक्रिया, यानी रिसर्च क्या है? शोध की प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है। शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है, जिससे उसके संबंध में डाटा को एकत्रित करता है और उनके आधार पर उसके संबंध में निष्कर्ष निकालता है। अब इस प्रकार से देखा जाए तो रिसर्च क्या है? किसी भी तथ्य को बार बार अध्ययन करना और उस तथ्य को बार बार अध्ययन करके उस संबंध में किसी निष्कर्ष पर निकलने पर बल दिया जाता है। यह साधारण व्याख्या है। अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र में नवीन ज्ञान की प्राप्ति, विद्यमान ज्ञान में संशोधन एवं परिवर्तन व परिमार्जन की दृष्टि से किए गए व्यवस्थित प्रयासों को शोध या अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान केवल सत्य के लिए, ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, अनुसंधान केवल सत्य के लिए मात्र नहीं वरन यह दीर्घकालीन सदृश सघन संधान है। ये एक परिभाषा है जो इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वेबस्टर के अनुसार कही गई है। इस प्रकार से देखा जाए तो केवल सत्य को खोजना नहीं बल्कि लंबे समय तक क्रियाओं में विचार को, लंबे समय तक विचारों को ढूंढना, लंबे समय तक अध्ययन करना, लंबे समय तक खोजना इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अगर हम इन बातों को सारगर्भित रूप से देखें तो कुछ बातें सामने निकल के आती हैं। पहली बात यह है कि शोध किसी उच्च शिक्षण संस्थान का एक जीवन रक्त माना जाता है। तो जाहिर सी बात है, किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान की क्वालिटी इसी पर निर्भर करती है कि वहां रिसर्च कैसे कराया जा रहा है। दूसरा, यह विशिष्ट कुशलताओं का एक समूह है, यानी इट इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स।
यानी ये व्यक्ति किसी कार्य को कैसे देखता है और किस तरीके से उस कार्य को करता है, कितनी गहराई से विचार करता है, इन सब बातों के साथ ये विशिष्ट कुशलताओं का एक समूह माना जाता है। ये सोचने व खोजने का एक तरीका है। यह किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं का आलोचनात्मक परीक्षण करता है। आलोचनात्मक का मतलब समझिएगा, क्रिटिसिज्म करता है, क्रिटिकली एग्जामिनेशन करता है। क्रिटिकली एग्जामिनेशन का मतलब होता है गहराई से समझना। कई बार ये वर्ड आता है आलोचनात्मक परीक्षण, तो मेरे स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वोकैबुलरी का वीक होना होता है। और हम पढ़ते जाते हैं पर बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनकी मीनिंग हमारे सामने कभी क्लियर नहीं हो पाती और आधे अधूरे ज्ञान के साथ हम अर्थ को निकालते हैं, कई बार इसीलिए अनर्थ भी हो जाता है। तो यहां पर वर्ड को भी समझते चलिएगा। मैं अपने लेक्चर्स में यही प्रयास करता हूं कि वोकब्स को स्ट्रॉन्ग करता चलो, क्योंकि वोकैबुलरी एक बार बन जाती है तो फिर आगे हम जब भी जो वही वर्ड कहीं किसी अन्य तत्व में, अन्य तर्क में आता है तो हम उसको बेहतर रूप से समझने का प्रयास करते हैं। सो स्टूडेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है आलोचनात्मक वर्ड का, तो आलोचनात्मक का मतलब ही होता है गहराई से ऑब्जर्व करना, काफी इस तरीके से, काफी किसी चीज को इस तरीके से देखना जिसमें उसका ऑपरेटिव वर्क करना, यानी कि चीर फाड़ के साथ, यानी गहराई से उसको समझना, उसमें कोई कमी है उसके उकेरने पर बल देना। तो इस प्रकार से इट एग्जामिन क्रिटिकली द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनी प्रॉब्लम, यानी किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं का आलोचनात्मक परीक्षण करता जाता है। यह एक संचित जांच पड़ताल है जो स्वीकृत वैज्ञानिक मेथोडोलॉजी का प्रयोग करता है। स्वीकृत वैज्ञानिक मेथोडोलॉजी का, मेथोडोलॉजी क्या है? पद्धति शास्त्री। कई बार ये वर्ड बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है, इस बात को समझिएगा व्हाट इज मेथोडोलॉजी, क्योंकि वर्ड का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेथोडोलॉजी मतलब पद्धति शास्त्र। पद्धति यानी किसी भी क्रिया के तरीके, तो किसी भी कार्य करने के तरीके, तो पद्धति शास्त्र, पद्धति यानी किसी भी कार्य करने का तरीका। यहां पर है कि हम एक वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल करने का प्रयास करते हैं, नई ज्ञान की खोज करना चाहते हैं और सामान्य रूप से प्रायोगिक होते हैं। प्रायोगिक एंड एक्सपेरिमेंटल, यानी ये ध्यान देने की बात है कि रिसर्च हमेशा एक्सपेरिमेंटल रूप से होता है, यानी वैज्ञानिक रूप से होता है। जब भी हम कहीं रिसर्च करते हैं तो वैज्ञानिक रूप से होता है, भले वो आर्ट का विषय हो, किसी भी अन्य विषय में। या खोज और जांच पड़ताल की एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया है वर्ड, ध्यान रखिएगा। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मतलब होता है that work, never ending work, यानी कभी भी खत्म ना होने वाला क्रिया। प्रक्रिया और क्रिया में अंतर है। क्रिया सामान्य रूप से जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, परंतु प्रक्रिया क्या है? जब भी कोई क्रिया हो वो कभी जो ना खत्म हो उसे प्रक्रिया कहें, या लगातार सतत रूप से चलने वाली क्रिया को हम प्रक्रिया कहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये नेवर एंडिंग वर्क हो जाता है। जाहिर सी बात है, हमने कोई शोध किया, हमने सपोज करिए मैंने अपने रिसर्च टॉपिक की अगर डिस्कस करूं तो मैंने कुंभ मेला द स्टडी ऑन सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर, सोशियोलॉजी मेरा विषय था, तो मैंने सोशियोलॉजी में कुंभ मेला द स्टडी ऑन सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर बीएचओ से रिसर्च किया। अब कुंभ मेले पे जो मैंने रिसर्च किया, तो मैंने जो अपने दौरान, अपने अध्ययन के दौरान जिन बातों को संकलित किया वो संकलित हो चुके हैं। अब कोई और भी स्टूडेंट या कोई भी रिसर्च स्कॉलर मेरे द्वारा किए गए रिसर्च के ऊपर अन्य रिसर्च कर सकता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर भी कोई रिसर्च करेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो ये कभी ना खत्म होने वाला एक प्रक्रिया है, यानी ये जांच पड़ताल की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, और सदैव चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम अगर पूरी बातों को समरी करें तो 3 वर्ड हमारे सामने यहां पर रिसर्च की मीनिंग के दृष्टिकोण से आता है। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। रिसर्च की मीनिंग सारगर्भित रूप से कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च, तो कोई एक जवाब देने के बजाय आप ये एक फॉर्मूला जो मैं आपको यहां पर मेंशन करने जा रहा हूं, व्हाट इज रिसर्च, तो रिसर्च है RD स्क्वायर। RD स्क्वायर भी कह सकते हैं, और या हम कह सकते हैं DDR। अब ध्यान से समझिएगा, यहां 2D 1 R है, या ऐसे कहें RD स्क्वायर तो भी वही मीनिंग होता है। DDR, अब यहां पर रिसर्च की बात जब भी आए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च, कहीं भी आपसे पूछा जाए, किसी भी इंटरव्यू में पूछे, कोई भी आपसे पूछे, तो आप यही बताइए कि रिसर्च को कभी भी एक अर्थ में व्याख्या नहीं की जा सकती। रिसर्च के 3 मीनिंग बताए गए हैं। पहला, डिस्कवरी। व्हाट इज रिसर्च? खोजना, कुछ भी खोजना, कोई भी चीज जो हम खोजते हैं वो रिसर्च हो सकता है।
व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च की पहली मीनिंग दैट इज डिस्कवरी ऑफ एनीथिंग, डिस्कवरी ऑफ एनी न्यू फैक्ट, डिस्कवरी ऑफ एनी न्यू फैक्ट, नए तथ्यों की खोज करना। दूसरा कहा जाए तो दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द फैक्ट्स, खोजे गए तथ्यों का विकास करना, खोजे गए तथ्यों का विकास करना, डेवलपमेंट, दैट इज डिस्कवरी एंड दैट इज डेवलपमेंट। एंड तीसरा है रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी का मतलब होता है कि परिमार्जन करना, रिन्यूएबल यानी फिर से पुनर्शोधन करना, परिमार्जन करना, कमियों को दूर करना, खोजे गए तथ्यों का शुद्धिकरण करना। तो इस प्रकार से देखें तो डिस्कवरी, डेवलपमेंट और रिन्यूएबिलिटी, डिस्कवरी, डेवलपमेंट, रिन्यूएबिलिटी, DDR या RD स्क्वायर। स्टूडेंट्स माइंड में पिकअप कर लीजिए व्हाट इज रिसर्च? तो रिसर्च है PVR का सगा सौतेला छोटा भाई, दैट इज DDR। एक फॉर्मूले के रूप में याद रहने के लिए PVR का सगा सौतेला छोटा भाई DDR, डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबिलिटी, दैट इज क्लियर। ये मीनिंग के रूप में मैंने आपको बताया और बहुत इंपॉर्टेंट है संक्षिप्त मीनिंग में, और इनमें तीनों बातें सम्मिलित होती हैं। अब इसको इस तरह से समझिए, क्योंकि डिस्कवरी भी होना रिसर्च है, शोध कर रहे हैं, हमने कुछ नया खोजा और रिसर्च है। जो खोज लिया गया है उसमें कभी कुछ और नया डाल रहे हैं, यानी जो पहले से खोजा गया उनमें विकास कर रहे हैं, वो भी रिसर्च है। और अगर कोई चीज खोजी जा चुकी है और वो काफी सत्य मानी जाती रही, परंतु अगर उसमें कुछ कमी है, उसका सुधार किया गया, तो वो भी रिसर्च है। तो किसी भी स्थान पर, किसी भी तरीके से, किसी भी आयाम पे शोध हो रहा हो सकता है, तो इन तीनों आयामों पर हम शोध देख सकते हैं। इस प्रकार से शोध के ये तीन मीनिंग निकल के आते हैं, जिसे हम DDR या RD स्क्वायर कह सकते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे मीनिंग ऑफ रिसर्च को क्लियर किया। नाउ अब मैं आपको नेक्स्ट जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च। ध्यान से समझिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च। रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं। अब अनुसंधान की विशेषताओं में बहुत सी चीजें हैं और एक एक चीजों को यहाँ पे गहराई से समझिएगा। सबसे पहले मैंने भी आपके साथ चर्चा किया, दैट इज रिसर्च इज अ प्रोसेस। रिसर्च क्या है? प्रोसेस। दैट इज अनुसंधान एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया जो कभी ना खत्म होने वाली क्रिया हो। दैट नेवर एंडिंग वर्क इज नोन एज रिसर्च। दूसरी बात कहा जाए तो इसकी प्रकृति सदैव वैज्ञानिक होती है। अब यह प्रश्न कई बार आता है मन में कि कलात्मक होता है या वैज्ञानिक। एक प्रश्न भी आता है, एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है कि रिसर्च की प्रकृति कही जाएगी, रिसर्च की प्रकृति कही जाएगी ऑप्शन ए या कलात्मक होता है, ऑप्शन बी या वैज्ञानिक होता है, ऑप्शन 3 या सी की या कलात्मक व वैज्ञानिक दोनों हो सकता है, डी स्थिति मूलक या कोई अन्य विकल्प डाल दिया। अब यहां पर देखिएगा, बहुत बार स्टूडेंट्स जो है सी ऑप्शन को ले लेते हैं कि कलात्मक व वैज्ञानिक दोनों होता है। अब जाहिर सी बात है, ये कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों कैसे माना जा सकता है? यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि भाई कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों, तो ये जान लीजिए कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों नहीं होता और ये कभी भी कलात्मक प्रकृति का नहीं होता, ये सिर्फ वैज्ञानिक प्रकृति के साथ ही होता है, भले ही हम कलात्मक विषय में ही क्यों ना रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि इसमें जो तरीका अपनाया जाता है वो वही तरीका होता है जो विज्ञान के विषयों में या वैज्ञानिक रूप से किया जाता है, जिसमें हम फाइंडिंग्स को भी रखते हैं, जिसमें हम टैबुलेशन को भी रखते हैं, इंटरप्रिटेशन को भी रखते हैं। अतः इन सारे एस्पेक्ट्स के वजह से हम इसे हमेशा ही वैज्ञानिक प्रकृति का ही मानेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन 4 से 5 बार नेट में आया है कि इसकी प्रकृति क्या होती है, तो इसकी प्रकृति वैज्ञानिक ही होती है। ठीक है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक ही होती है। दूसरा, यह व्यवस्थित व सुनियोजित विधि को अपनाता है, यानी इट ऑलवेज एक्सेप्ट्स द सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड मेथड, यानी यहां एक मेथडोलॉजी होगा जिसकी तहत इसे किया जाएगा। तो रिसर्च में हमेशा एक मेथडोलॉजी होता ही है, शोध में मेथडोलॉजी होना अनिवार्य तथ्य है।
इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि यह नियमों और सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। ये क्या करता है? नियमों और सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। इट फॉर्मुलेट्स इट्स फोकस ओवर द डेवलपमेंट द ग्रोथ ऑफ द न्यू नॉलेज, इट फॉर्मुलेट्स द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, यानी ये नियमों और सिद्धांतों को प्रतिपादित यानी कुछ नया बनाने पर फोकस किया जाता है। इसके अलावा ये नवीन ज्ञान की वृद्धि और विकास में बल देता है, यानी हमेशा ये नवीन ज्ञान की वृद्धि पर बल देता है। अगला पॉइंट जो है वो है यह तार्किकता और वस्तुनिष्ठता पर आधारित है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तार्किकता और वस्तुनिष्ठता, रेशनलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। रेशनलिटी का मतलब स्पष्ट है कि तर्क युक्त होता है, यानी अतर्क नहीं होता। अब ध्यान से समझिएगा, दो टर्मिनोलॉजीज होती है, एक होता है लेख और एक होता है शोध पत्र। मैं आगे के वीडियोस में इसको आपको बताऊंगा कि लेख और शोध पत्र में क्या डिफरेंस है, लेकिन साधारण रूप से व्याख्या की जाए तो लेख जो है वो अपने विचारों को संपादित करने का तरीका है, शोध पत्र भी अपने विचारों को संपादित करने का तरीका होता है। लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि लेख में हम किसी भी प्रकार के विचारों को संपादित कर सकते हैं, लिखित कर दे सकते हैं, परंतु तर्कयुक्त होना जरूरी नहीं है। जबकि शोध पत्र की विशेषता है कि वो तर्कयुक्त होता है, यानी लॉजिकली होना जरूरी है। सिमिलरली इसलिए इसकी प्रकृति में ही कहा गया ये तार्किक प्रकृति की होती है, यानी यहां जो भी होगा वो तर्क के साथ व्यवस्थित होगा, व्याख्याहित होगा, तर्क के साथ ही उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो अभी आया वो है वस्तुनिष्ठता पे आधारित है। ये वर्ड है ऑब्जेक्टिविटी। देयर आर टू वर्ड्स, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। इस बात को गहराई से समझिएगा, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी जिसको हिंदी में हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं और सब्जेक्टिविटी यानी व्यक्तिनिष्ठता कहते हैं। अब गहराई से समझिएगा, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। अब आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं और बहुत ही साधारण रूप से इसको समझिएगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ बोल लेना आसान है परंतु बच्चे इसको क्लियर नहीं कर पाते। मेरी बात को सुनिएगा, मेरे शब्द को सुनिएगा, वस्तुनिष्ठ। अब अगर हम हिंदी में देखें तो वस्तुनिष्ठ, और ये देखें तो व्यक्तिनिष्ठ। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूं, वस्तुनिष्ठ, वस्तु प्लस निष्ठा, व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्ति प्लस निष्ठा। निष्ठा मतलब इच्छा। अब वस्तु की क्या इच्छा है, व्यक्ति की क्या इच्छा है, वस्तु कैसा बोलता है, व्यक्ति क्या बोलता है। अब ध्यान से समझिएगा, वस्तु क्या कहता है, वस्तुनिष्ठ मतलब वस्तु को देखा गया वस्तु जैसा बोलता है, बस उसे ही सत्य मान लेना, ना कि व्यक्ति क्या सोचता है उसे सत्य मानना। सब्जेक्टिविटी मतलब होता है व्यक्ति, यानी कि जो रिसर्च स्कॉलर है वो क्या सोच रहा है। तो देखिए, रिसर्च स्कॉलर चीजों के विषय में सोच के व्याख्या करेगा तो इथिकली डिसअप्रूव्ड हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में बायस है, यानी अपने विचार भी आ सकते हैं, उस कुछ किसी नेगेटिव थॉट के साथ भी वो सोच सकता है। परंतु वस्तु क्या बोलता है वो वस्तुनिष्ठ है, यानी वस्तु क्या बोलता है, वस्तु की क्या सोच है वो निकालना, वस्तु क्या कह रहा है, यानी कि जिस भी टॉपिक पर रिसर्च हो रहा है या जिस भी तथ्य पर रिसर्च हो रहा है वो क्या बोल रहा है, ना कि मैं क्या सोच रहा हूं। तो बहुत अंतर है, तथ्य बोलना और सोचना में बहुत अंतर होता है। तो इस दृष्टिकोण से इसकी जो प्रकृति है वो हमेशा वस्तुनिष्ठ होती है। वस्तु क्या सोचता है, वस्तु क्या बोलता है, वस्तु के अनुसार क्रिया करना, वस्तुनिष्ठता। क्लियर? ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वस्तुनिष्ठता, तार्किकता। अगला जो एस्पेक्ट है वो ये कि ये चरणबद्ध रूप से संपन्न होता है। ये चरणबद्ध रूप से संपन्न होता है। चरणबद्ध का मतलब समझ रहे हैं, स्टेप वाइज। स्टेप वाइज यहाँ पे 6 चरण बेसिक रूप से रिसर्च के होते हैं, और इसमें सबसे पहला चरण होता है प्रॉब्लम, यानी कि समस्या का चयन करना। फिर
हाइपोथेसिस उपकल्पना का निर्माण करना, फिर रिसर्च डिजाइन यानी शोध प्रारूप की रचना करना, उसके बाद कलेक्शन यानी कि किसी भी डाटा को कलेक्ट करना, फिर एनालिसिस करना यानी डाटा का विश्लेषण करना, और फिर जनरलाइजेशन यानी सिद्धांतीकरण कर देना। इस प्रकार से देखें तो बेसिक रूप से ये 6 चरण होते हैं जो रिसर्च में देखे गए हैं। दैट इज PhD कैग। ये काफी पुस्तकों में मेंशन है, कई एक पुस्तकों में से दिखाया गया है। PhD कैग, प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, दैट इज नेक्स्ट कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड जनरलाइजेशन, PhD कैग। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेप्स पे मैं और भी चर्चा आपसे एक बढ़िया से नेक्स्ट वीडियो में कर लूंगा। नेक्स्ट बात है शोध कार्य में धैर्यता होनी चाहिए और ये पेशेंसफुल वर्क है। और ये अक्सर देखा गया कि रिसर्च में काफी टेंशन और हो जाता है, जिसकी वजह से जब शोधकर्ता फील्ड में जाता है तो वो तथ्यों को अपने मन मर्जी रूप से ही लिखित कर देता है। और इसलिए रिसर्च में यह आवश्यक है कि व्यक्ति को धैर्य होना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं, विचारों को महत्व नहीं दिया जाता। अभी मैंने कहा कि ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता। व्यक्ति क्या सोचता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर वस्तु क्या बोलता है वो इंपॉर्टेंट है। अर्थात घटना जिस रूप में घट रही है उसको उसी रूप में अध्ययन करना। घटना जिस रूप में घट रही है उसको उसी रूप में अध्ययन करना। नो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द इंडिविजुअल एस्पेक्ट, feelings and ideas in research. It means the study will be done in phenomenologically, प्रघटना शास्त्रीय, अर्थात प्रघटना शास्त्री एक दर्शन शास्त्रीय विचारधारा जो कि समाज शास्त्रीय अवधारणाओं में भी प्रयोग किया जाता है, शोध में भी। प्रघटना यानी प्रथम दृष्टया कोई घटना जैसा हमें लगे अपने सेंसेस के माध्यम से उसकी व्याख्या कर देना। तो यहाँ पर यही एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि ये प्रघटना शास्त्रीय अवधारणा है। शोध प्रघटना शास्त्रीय तर्कों से आधारित होता है। तो जब रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करने जाता है फील्ड में, उसे घटना जैसे घटती हुई दिखती है वो अपने विवेक, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसकी वैसे ही व्याख्या करता जाता है। इसीलिए इसे एक प्रघटना शास्त्रीय अवधारणा कहा गया है। शोध में विश्वसनीयता के गुण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो देखा जा रहा है उसको विश्वास करना होगा, यानी जो कहा जा रहा है उसको सही मानना होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि वैचारिक रूप से हमें सही नहीं लग रहा है, यानी कि जो दिखाया जा रहा है वो हमें ठीक नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए, ये हमारे अकॉर्डिंग हमें नहीं समझ में आ रहा है। अतः इसलिए कई बार हम अपने विचारों को लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। एग्जाम्पल ग्रुप में मान लीजिए कोई शोधार्थी किसी ऐसे क्षेत्र में जाता है जो मुस्लिम्स प्रभावित एरिया है और उसके मन में बचपन से मुस्लिम्स के प्रति एक नेगेटिव भावना पनपी हुई है। अब अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति कोई बात कहेगा तो उसके मन में उस बात के प्रति विरोधाभास उत्पन्न होगा कि नहीं, ये व्यक्ति जो कह रहा है वो सही नहीं कह रहा होगा, जबकि ये शोध में अवगुण है। शोध में ये गुण है, क्वालिटी होती है कि विश्वास करना चाहिए, यानी जो दिखे वो सत्य मानना चाहिए, न कि अपने विचारधाराओं पर प्रभावित होकर क्रियाएं करना चाहिए। अगर किसी शोध की दोबारा परीक्षण या खोज करने पर वही परिणाम देता है, निरंतरता बनी रहती है, तो उस शोध को हम विश्वसनीय कहते हैं। शोध की विश्वसनीयता का मतलब ये है कि बार बार देखने पे, बार बार चीजों को परखने पर, बार बार उसकी परीक्षण करने पर वैसे ही विचार जब निकल के आते हैं, वही बातें सामने आती हैं, तो हम उसे विश्वसनीय मानते हैं। अगला जो वर्ड इसमें टर्मिनोलॉजी है वो है वैधानिकता, वैलिडिटी। क्या शोध वैलिडिटी, शोध की वैलिडिटी, इसका अर्थ होता है शोध किसी भी क्रमबद्ध त्रुटियों, पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में प्रश्न आता है कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी एक दूसरे के पूरक हैं। अब जिससे क्वेश्चन आता है कि निम्न तर्कों में से सही तर्क चयन कीजिए कि विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता पर आधारित है, वस्तुनिष्ठता विश्वसनीयता पर आधारित है, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता एक दूसरे के पूरक है। इस प्रकार से कई विकल्प आते हैं। क्वेश्चन डिस्कशन राउंड में मैं आपके सामने सारे क्वेश्चंस को रख कर और एक एक ऑप्शंस को डिस्कस करूंगा, परंतु एक साधारण एग्जांपल दूंगा। तो विश्वसनीयता जो है वैधता पे आधारित है या वैधता विश्वसनीयता पे आधारित है? तो इसका सही उत्तर होता है वैधता विश्वसनीयता पे आधारित होता है, क्योंकि जो चीज वैध है वो विश्वसनीय होगा। कोई चीज वैलिड है तो हमें विश्वास हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार हम कोई मेडिसिन शॉप पे जाते हैं, हमने मेडिसिन शॉप पे जाकर के कहा भैया हमें एनासिन की गोली दे दीजिए। अब उसने हमें एनासिन की गोली दिया
उसमें लिखा हुआ है कि दिसंबर 2020 में एक्सपायरी है, दिसंबर 2020 में एक्सपायरी है। तो जाहिर सी बात है, ये चल रहा है जून 2020, तो वैलिड दवा है और हम उस पर विश्वास कर लेंगे। समझ रहे हैं, वैलिड दवा है, हम उस पर विश्वास कर लेंगे। लेकिन यहीं पर अगर दिसंबर 2019 लिखा हो, ध्यान से समझिएगा, एनासिन की गोली पे लिखा है दिसंबर 2019, और दुकानदार कहता है भैया विश्वास करो, जितनी भी दवाएं होती हैं जिन पर एक्सपायरी 1 साल पहले की लिखी जाती है, वो 8-10 महीने तक सही रहता है। हम पर विश्वास करिए, पिछले 17-18 वर्षों से मेडिकल फील्ड में हूं, तो क्या आप विश्वास कर लेंगे कि दिसंबर 2019 की दवा वो एक्सपायरी है लेकिन सही होगी? नहीं, क्योंकि वैलिडिटी नहीं है। बात को समझिएगा, अगर दिसंबर 2020 लिखा है और दुकानदार ये कहे कि भैया ये 6 महीना पहले ही बेकार हो गई है, हम नहीं मानेंगे। विश्वास पे वैधता नहीं बनती, परंतु वैधता है तो विश्वास बनेगा। तो वैधता पर विश्वसनीयता होती है, ना कि विश्वसनीयता पर वैधता दिखती है। इस बात को गहराई से समझिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो एक्यूरेसी। शोध में हमेशा एक्यूरेसी होती है, मापन करता है कि क्या जो शोध उपकरणों का चुनाव किया गया है वह सर्वोत्तम संभव तरीके से किया गया है कि नहीं किया गया। यानी शोध में जो उपकरण अपनाए गए हैं वो सही होने चाहिए। रिसर्च टूल्स, अब रिसर्च में टूल्स क्या होते हैं, क्वेश्चन इस पर भी आता है। नेट के फर्स्ट पेपर में कई बार प्रश्न आया कि निम्न में से किसे हम शोध उपकरण कहेंगे। तो जनरली 8-10 उपकरण होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 4 उपकरणों की बात हम करेंगे। ऑब्जर्वेशन, यानी किसी चीज को ऑब्जर्व करना, देखना, देखकर उसको समझना, ऑब्जर्व कर लेना। दूसरा है दैट इज इंटरव्यू, यानी कि जाकर साक्षात्कार करना। तीसरा है शेड्यूल, अनुसूची तैयार करना। और चौथा है क्वेश्चनर, यानी प्रश्नावली। अब ऑब्जर्वेशन आप बहुत अच्छे से समझते होंगे कि भाई हम गए, हमने ऑब्जर्व किया, ठीक लगा, हमने सही मान लिया। इंटरव्यू भी ठीक है, आप इस बात समझते हैं। साक्षात्कार लेना, आमने सामने बैठ करके पूछ जांच किया, जो बातें हमें मन में आई हम पूछते चले और हमने नोट डाउन किया या उनसे बातों को लिखकर अपने मस्तिष्क में नोट करते चले। लेकिन अब 2 बातें, एक होता है शेड्यूल, जिसको हम हिंदी में अनुसूची कहते हैं, और दूसरा होता है और वो प्रश्नावली, यानी क्वेश्चनर। इस बात को गहराई से समझिएगा, प्रश्नावली और क्वेश्चनर। शेड्यूल, SCHEDULE, शेड्यूल, जिसको हम हिंदी में अनुसूची कहते हैं, अनुसूची। और दूसरा है यहां पर क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया, जिसको हम प्रश्नावली कहते हैं, प्रश्नावली। बड़ी गहराई से समझिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न का व्यवहारिक सत्य है। मैंने अपने जीवन काल में रिसर्च के दौरान देखा कि बहुत, मुझे जब अनुसूची या प्रश्नावली क्या बनाना है इसको लेके बड़ा कंफ्यूज था। मैंने अपने सुपरवाइजर से पूछा, उन्होंने गाइड कर दिया कि आप जरा सब सीनियर से डिस्कस कर लीजिए। और मैंने सीनियर से पूछा, सीनियर्स भी बड़े कंफ्यूज थे, अरे यार लिख लो, कुछ भी लिख लो, अनुसूची प्रश्नावली एक ही चीज होती है, कोई अंतर नहीं है। अब मैंने फिर एक थीसिस जाकर के सेंट्रल लाइब्रेरी और बीएचयू से निकाले और उसको स्टडी किया। मैंने बीएचयू में जाकर सेंट्रल लाइब्रेरी में काफी जो हमारे प्रोफेसर्स जो ऑलरेडी बीएचयू में पढ़ा रहे थे उनके भी थीसिस थे, यहाँ तक कि अपने हेड के भी थीसिस को स्टडी किया। तो मैंने कई लोगों के थीसिस देखा जिसमें कई जगह उन्होंने शेड्यूल लिखा था, कई जगह क्वेश्चन लिखा था। अब कंफ्यूजन बरकरार था। फिर काफी गहराई से कुछ बुक्स के अध्ययन करने के बाद मैंने इस चीज को नोटिस किया कि इनमें क्या अंतर है। और ध्यान से समझिएगा, अनुसूची और प्रश्नावली की प्रकृति लगभग सेम होती है। दोनों ही प्रश्नों की आवली है, दोनों ही क्वेश्चंस की लिस्ट है, प्रश्नों की आवली है। अब दोनों ही क्वेश्चन की लिस्ट है, लेकिन लेने के तरीके के अनुसार इनका वर्गीकरण किया जाता है। अब अगर एक शोधार्थी स्वयं जाकर के उत्तरदाता से प्रश्न पूछता है, ठीक है, एक शोधार्थी, एक रिसर्च स्कॉलर खुद जाता है और उत्तरदाता से प्रश्न पूछता है और उत्तरों को प्रश्नावली में भरता जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम शेड्यूल यानी अनुसूची कहते हैं, ठीक है।
यानी जिसमें रिसर्च स्कॉलर स्वयं जाता है, उत्तरदाता के पास जाकर के प्रश्न पूछता है, उत्तरदाता उत्तर देता जाता है और प्रश्न की सूची में शोधार्थी स्वयं ही अपने द्वारा अपने हाथों से प्रश्नों की सूची भरता जाता है। क्लियर? तो ये हुआ अनुसूची। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली भी प्रश्नों की सूची जरूर है, लेकिन इसमें जो शोधार्थी होता है वो स्वयं नहीं जाता है उत्तरदाता के पास प्रश्नों को पूछने, बल्कि स्वयं या किसी अन्य माध्यम से डाक इत्यादि के द्वारा, ठीक है, ये उत्तरदाताओं के पास प्रश्नों की आवली यानी सूची यानी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को भेज देता है और उत्तरदाता अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है, इस प्रश्नों को सूची को भरकर वापस शोधार्थी के पास भिजवा देता है या भेज देता है या दे देता है। इस प्रकार से समझिएगा, यहां पर शोधार्थी नहीं जाता है, प्रश्नों को भरता नहीं है, प्रश्नों को पूछता नहीं है और स्वयं ही यहां उत्तरदाता प्रश्नों को भर के उसे डाक या किसी अन्य माध्यम से शोधकर्ता के पास भेज देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो इसमें व्यक्तिगत रूप से शोधकर्ता को जाकर के मिल करके उत्तर को भरते रहना होता है और एक प्रकार से यहां पर कहा जाए तो इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार करता रहता है। अब साक्षात्कार में जरूरी नहीं है कि प्रश्नों की सूची हो, लेकिन जब प्रश्नों की सूची बनाकर साक्षात्कार किया जाता है तो एक प्रकार से वो अनुसूची होता है। इसीलिए कई बार इसे साक्षात्कार अनुसूची भी कहा जाता है, इंटरव्यू शेड्यूल भी कहा जाता है। अब रिसर्च स्कॉलर्स जनरली किसका प्रयोग करते हैं? तो बहुतायत रूप से शेड्यूल यानी अनुसूची का प्रयोग करते हैं। तो रिसर्च स्कॉलर्स जनरली शेड्यूल्स का प्रयोग करते हैं, जबकि प्रश्नावली का प्रयोग जनरली नहीं किया जाता रिसर्च स्कॉलर्स द्वारा। जनरली वर्ड का ध्यान रखिएगा, सामान्यता, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते। मैंने अपने रिसर्च में दोनों चीजों का प्रयोग किया। इसका प्रयोग व्यक्ति तब करता है जब बहुत बड़ा संवर्ग हो, यानी जब बहुत ज्यादा लोग हों और व्यक्तिगत रूप से मिलकर जानकारी ले पाना संभव ना हो, या जब बड़े पैमाने से जानकारी लेना हो। अब एक रिसर्च स्कॉलर सपोज करिए 300-350 लोगों से जानकारी लेने का विचार रखता है और शोध कर रहा है, तो 300-350 लोगों से 5 साल में जाकर मिलकर बात करके जो सूचनाओं को भर सकता है। लेकिन अगर वह 3 लाख 4 लाख लोगों की बात सोचे, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसे में वो अनुसूची का प्रयोग करता है। लेकिन जनरली कोई एनजीओ अगर कार्य कर रहा है तो वो प्रश्नावली का प्रयोग कर रहा है। अब मान लीजिए कि अभी जो तूफान वेस्ट बंगाल में आया, अब वेस्ट बंगाल में आए तूफान के ऊपर कोई एनजीओ अपनी वहां के लोगों की, क्षुब्ध लोग जो परेशानी झेले हैं, उनसे जानकारी लेना चाहता है, तो वो अगर व्यक्तिगत रूप से जाके मिलेंगे तो कुछ ही लोगों से मिल पाएंगे, अतः वो प्रश्नावली का प्रयोग करेंगे जिसमें बहुतायत लोग जानकारी दे देंगे। इस प्रकार से बड़े पैमाने पर जानकारी के दृष्टिकोण से क्वेश्चनर बहुत अच्छा विकल्प होता है। एनजीओ जनरली इसका प्रयोग करते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं है कि दोनों का प्रयोग आप यानी रिसर्च स्कॉलर्स नहीं कर सकते, दोनों का कर सकते। फॉर मी, इफ आई टुक माई एग्जाम्पल, अगर मैं अपना उदाहरण लूं तो कुंभ मेला, द स्टडी ऑन सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर, यानी कुंभ का सांस्कृतिक अध्ययन मैंने जब किया तो मैंने एक डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी बनाई और जिसके तहत मैंने अनुसूची तैयार करी। अनुसूची के तहत मैंने कुछ विशिष्ट मठाधीशों से मुलाकात करके, जो कि विभिन्न मठाधीश या कह सकते हैं बड़े बड़े महंत थे, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर मैंने उनसे जानकारी एकत्रित की और उनसे सूचनाएं लिया। महंतों को ही नहीं और बल्कि अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कुंभ में आते हैं उनसे मिलकर व्यक्तिगत रूप से जानकारी लिया, फॉरेनर से जानकारी लिया, स्थानीय लोगों से जानकारी लिया। लेकिन जब मैं एक महंत के मठ में गया तो मैंने देखा वहां 2000 साधु हैं। अब 2000 साधुओं से अगर हमें जानकारी लेना है तो व्यक्तिगत रूप से मिलना मुश्किल है। तो मैंने एक प्रयास किया कि ऑफसेट पर, ठीक है ना, ऑफसेट पर मैंने काफी बड़े पैमाने पे अपने क्वेश्चन, मैंने सिर्फ 40 क्वेश्चंस की सूची तैयार की थी। ये ध्यान रखिएगा, शोध करने के दौरान बहुत ज्यादा प्रश्नों को नहीं रखा जाता है। ज्यादा प्रश्न आप रखेंगे, किसी व्यक्ति, अगर आप ही से कोई व्यक्ति आके 100 प्रश्न पूछने लगे तो आप बोर हो जाएंगे और सही नहीं दे पाएंगे उत्तर, इसलिए बायस होने लगता है। तो बहुत ज्यादा प्रश्नों को रखना उचित नहीं माना जाता है। तो एक अप्रॉक्सीमेट जो है वो
40, 45, 50 के आसपास आपके शोध प्रश्न होने चाहिए। तो मैंने ऐसे ही ऑफसेट पर लगभग 10,000 ऑफसेट तैयार करवाए, पेजेस तैयार करे आगे पीछे, और फिर उसके बाद उसमें 40 क्वेश्चन 20 इधर मार्क करके और उन्हें लगभग कई एक पंडाल में जाके बांट दिए। और वहां के मैनेजर से रिक्वेस्ट किया कि जो लोग सक्षम हैं, इच्छा रखते हैं, वो इस पत्र को भर करके आपके पास दे दें, मैं कल आकर 2 दिन बाद आकर के मैं कलेक्ट कर लूंगा। और इस प्रकार से मैंने जाकर के लगभग मैं देखूं तो मैंने अनुसूचित तो 343 लोगों से जानकारी ली, लेकिन प्रश्नावली के रूप में लगभग 8,600 लोगों की जानकारी यानी उत्तरदाताओं ने मुझे अपने उत्तर दिए। तो बड़ा पैमाने पे मैंने दोनों ही तथ्यों का वर्गों का प्रयोग किया अपने शोध में। मैंने दोनों तरीकों से कुछ ना कुछ बातों को जानने का प्रयास किया कुंभ के विषय में जानकारी एकत्रित करने के दौरान, अपने शोध के दौरान। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ जो बताना चाह रहा था, महत्वपूर्ण बात है कि शोध में अनुसूची और प्रश्नावली का क्या रोल है। आगे बात करें तो यहाँ पर सामाजिक नियोजन और नियोजित परिवर्तन की प्रभाविकता का पता लगाना, इसकी अगली क्वालिटी क्या है रिसर्च का, कि सोर्स में जो समाज में प्लानिंग हो रहा है, वो प्लानिंग और उस प्लानिंग के तहत जो उसका कहा जाए कि कार्यक्रम उसके तहत हो रहे हैं, प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, वो कितने सक्सेस हैं, इनको जानना। फॉर एग्जाम्पल हम गवर्नमेंट का कहना है कि जीएसटी इज अ वेरी बेस्ट पॉलिसी और उससे देश का बड़ा विकास हुआ है। लेकिन अगर यह बात जानना है कि क्या जीएसटी से वास्तविक रूप से देश का विकास हुआ है, तो इस पर अब हमें प्लानिंग करके इसकी जांच करना होगा, इस पर हमें कार्यक्रम बनाना होगा, लोगों से जाके मिलकर पूछना होगा, विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को निकाल के देखना होगा कि क्या वास्तव में जीएसटी फलदायी है। डीमोनेटाइजेशन, जो नोटबंदी, जो कि आपको पता है हमारे इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रखता है। हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसे नोटबंदी ने काफी बड़ा चोट दिया। उस समय के उद्योग लगभग ठप हो गए, व्यापार काफी ठप हो गए, और लेकिन ये माना जाता है कि ब्लैक मनी को बाहर करने या ब्लैक मनी को अंदर लाने और जो करप्टेड पीपल्स है उन पर एक कसाव लाने के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट था। अब सरकार ने अपने विजन के अनुसार इसे सही माना। अब इसको भी जांच का विषय रखना चाहिए, कि जांच करना चाहिए, कि शोध करके इस पर प्लानिंग करना चाहिए, कार्यक्रम रखने चाहिए। तो शोध का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि ये समाज कल्याण व विकास के कार्यक्रमों का सफल संचालन में योग देता है। अगला है जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो घटनाओं का यथार्थ प्रस्तुत करना, यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना। ये महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है, घटनाओं के यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना। यथार्थ यानी सत्य क्या है, जो घटनाएं घट रही हैं वो उनके रियलिटी क्या है। तो हम कोई चीज मानते चले आ रहे हैं, जो चीज होती चली आ रही है उसे एज इट इज मानते चले हैं, तो एज इट इज मानने के बजाय सत्य को जानना। स्टूडेंट्स, यहीं पर एक और वर्ड जोड़ूंगा, एक और टर्मिनोलॉजी है कि सत्य का सामाजिक निर्माण करना। ध्यान से सुनिएगा, सत्य का सामाजिक निर्माण करना, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। सत्य का सामाजिक निर्माण यानी जो सत्य है उस सत्य को उजागर करना, वो तो अभी आप समझ गए, घटनाओं का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना। लेकिन सिर्फ उसको उजागर ही नहीं करना, बल्कि उसको लागू भी करना। यानी अभी तक जो माना आता गया हमारा सत्य है, वह सत्य अगर सत्य नहीं है, तो जो वास्तविक सत्य अब हमने प्राप्त किया है, उस सत्य से पूर्व के सत्य को प्रस्थापित कर देना, यानी कि वह सही को सामने लाना, और जो सही अब तक माना जाता रहा है उसको बगल कर देना। एक एग्जाम्पल के रूप में 200 साल पहले अगर चले जाएं तो चंद्रमा ईश्वर है यह सत्य था, और आज भी देखें तो चंद्रमा ईश्वर है यह सब मानते हैं। यह यथार्थ माना जाएगा कि चंद्रमा ईश्वर है, और उस चंद्रमा को देखकर तीज होंगे और चंद्रमा को देखकर ईद होगा। लेकिन आप और हम और यहां तक कि विश्व के भी लोग ये जान चुके हैं, लगभग सभी कहूंगा, जिन्होंने थोड़ा सा भी विज्ञान पढ़ा या सामाजिक रूप से काफी जागरूक रहते हैं, कि चंद्रमा ईश्वर नहीं बल्कि एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। लेकिन 200 साल पहले इस बात को कोई नहीं जानता था। 200 साल पहले अकाट सत्य दुनिया के लिए था कि चंद्रमा ईश्वर है, और उस दृष्टिकोण से इसकी पूजा अर्चन, तमाम प्रकार की क्रियाएं, गणेश चौथ पर पूजा करना और ईद और तमाम प्रकार से देखा जाए तो त्योहार तीज मनाए जाते रहे। लेकिन
आज हम इस फैक्ट को जानते हैं। अब इस फैक्ट को जानना ये हुआ घटनाओं का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना, लेकिन इस फैक्ट को जानने के बाद इस फैक्ट से नए सामाजिक परंपराओं का निर्माण करना कहलाएगा सत्य का सामाजिक निर्माण करना। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, यह परिकल्पनाओं की पुष्टि करता है। तो रिसर्च क्या कहता है? हाइपोथेसिस को फुलफिल करता है। हाइपोथेसिस, मैं यहीं रुकूंगा। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। उपकल्पना बहुत महत्वपूर्ण है आपके रिसर्च के चैप्टर में। अगर हम देखें तो उपकल्पना और रिसर्च मेथोडोलॉजी ये दो ऐसे अध्याय हैं जिसके इर्द गिर्द पूरा रिसर्च घूम रहा होता है। अतः साधारण रूप से नहीं, मैंने बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है, अतः आज मैं यहीं रुकूंगा और हाइपोथेसिस पर विशेष वीडियो के साथ फिर बहुत जल्दी आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा, आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आपसे विनम्र आज्ञा लेते हुए नमस्कार।